बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, उस मंसूबे के आगे रेड लाइन खींच दी गई है जिसके मकासद बहुत ही मज़मूम थे और उसका मकसद पाकिस्तान को एक खाना जंगी में दोबारा धकेलना और पाकिस्तान की फ़ौज और इदारों समेत सबको नुकसान पहुँचाना और अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना था। ये मंसूबा था तालिबान की बहाली का, तालिबान की फ़आली का, ताकि वो पहले की तरह सरगर्मियाँ शुरू करे। और इसका एक पस मंज़र भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ। और इसके बाद मंसूबा यही था कि जब तालिबान जैसी तंजीम जिस पर 80,000 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है वो बहाल होकर अपनी कौमी धारे में आ सकती है, तो फिर सिपाही साहबा क्यों नहीं आ सकती, सिपाही मोहम्मद क्यों नहीं आ सकती। और वो बहुत सारी तंजीमें जिनको कलदम करार दिया जा चुका है और जिनके बहुत सारों के नाम भी लोगों को नहीं पता है। कहा जाता है कि 80 से ज़्यादा तंजीमें जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थी और सबके खाते में लोगों का कत्लेआम था। किसी ने 1000 कत्ल किए, किसी ने 500 कत्ल किए, किसी ने 200 कत्ल किए, किसी ने इससे ज़्यादा। तो जब 80,000 की मुलजिम या मुजरम जो भी कह लें, 80,000 कत्ल की जिम्मेदार तंजीम जब बहाल होकर कानूनी नकाब ले सकती है, कानूनी जवाब उसे मिल सकता है, तो फिर बाकियों का क्या कसूर है। उन्होंने तो निस्बतन कम लोग मारे हैं। इसी तरह फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ़ हुसैन की बहाली का रास्ता क्यों कैसे रोका जा सकता था। तो मकसद ये था कि वही दौर पाकिस्तान में वापस आ जाए। और चूंकि अब एक पेज फट चुका है, लिहाजा बदला लिया जाए उस पेज से भी और इस मुल्क से भी जिसके अवाम दिन रात हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। तो ये मज़मूम मनसूबा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने APS के शहीद बच्चों का जो केस था उसके सिलसिले में समाअत की और अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब करने का फ़ैसला किया। और कहा जाता है कि तकरीबन आधे घंटे का नोटिस था जिसमें इमरान खान को अदालत आना पड़ा। और अदालत में फिर जो सवाल जवाब हुए उसकी तफसील आपने सब TV पर भी देख ली है, खबरात में भी पढ़ ली है। उसकी 2-3 बातें मेरे ख्याल में इस मौके पर बतानी मुनासिब रहेंगी क्योंकि उनकी एक ख़ास अहमियत है। मसलन सर फहरिस्त तो यही रिमार्क्स थे अदालत के कि आप इन मुजरमों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत मुखातब थी, इमरान खान मुखातब था। इन मुजरमों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या फिर किसी सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी और यही इस पेशी का हासिल थी कि अदालत ने एक रेड लाइन खींच दी है। अब जो भी हो तालिबान की बहाली का और तालिबान को फिर से फ़आल करने का जो अमल है वो खटाई में पड़ गया है। उसको अब रूबे अमल लाना आसान नहीं है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद रिमार्क्स पर बात करने से पहले इसका पस मंज़र मैं अर्ज़ कर दूँ, बल्कि पस मंज़र के भी 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि जब तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में लोगों को कत्ले आम का निशाना बनाना शुरू किया, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि PTI और काफ लीग और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़कर, इन 3 जमातों को छोड़कर TTP ने तमाम सियासी जमातों को लोगों को निशाना बनाया। सबसे ज़्यादा ANP और पीपल्स पार्टी के लोग मारे गए। उसके बाद JUI, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और दूसरी पार्टियों के लोगों को भी इसने मारा और नहीं छोड़ा। हर जगह इन्होंने कत्लेआम किया। बाकी जो बम धमाके, दूसरे बड़ी बड़ी दहशत गर्दी की वारदातें मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में या दूसरे मुकामात पर होती रही, वो हुई। और उस वक्त भी इमरान खान की हमदर्दियाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ थी, जो कि छुपा हुआ राज नहीं है। ये ओपन बात है कि इमरान खान ने इनकी बारहा हिमायत की। और कल अदालत में भी इमरान खान ने एक झूठ बोला, और झूठ बोलना कुछ तज्जुब की बात नहीं, क्योंकि तज्जुब तब होगा जब ये सच बोलेगा। अदालत में इसने कहा कि अमेरिका ने जो दहशत गर्दी की जंग की पाकिस्तान में, परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को उस जंग में धकेल दिया और मैंने उसकी मुखालिफत की थी। ये इतना सफ़ेद झूठ है जिस पर इसको कभी शर्म नहीं आई बोलते हुए, और ये पहले भी माजी में को 50 मरतबा बोल चुका है। ये मुशर्रफ के साथ था 2006 तक 5 तक, और दहशत गर्दी की जंग में धकेलने का फैसला सन 2000 में हुआ। और उस वक्त पर इमरान खान का एक प्रेस स्टेटमेंट जो उसने मीडिया के सामने दिया, वीडियो की शक्ल में नेट पर मौजूद है, जिसमें ये कह रहा है कि मौजूदा हालात में
जनरल मुशर्रफ ने ये जो फैसला किया है, यानी पाकिस्तान को अमरीकी जंग में धकेलने का, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर, तो इमरान खान के अल्फाज थे कि मौजूदा हालात में इससे अच्छा फैसला मुमकिन नहीं था। इसने उस फैसले की तारीफ़ें की और उसके बाद ये मसलसल मुशर्रफ के साथ रहा, यहाँ तक कि जब इलेक्शन का मरहला आया तो इसने सीटें मांगी मुशर्रफ से 100, और इस बात की गवाही खुद परवेज़ मुशर्रफ दे चुका है कि मैंने उसे 5 या 6 सीटों की या पता नहीं 10 सीटों की ऑफ़र की थी और इसने 100 सीटें मांगी और वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मुतालबा किया, और जब इलेक्शन हुआ तो उसको सिर्फ 1 सीट मिली। उस इलेक्शन के बाद ये रेफरेंडम में मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था ये इमरान खान, और ये दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को धकेलने के फैसले के कई बरस बाद की बात है। तब तक ये उसके साथ था, और उस इलेक्शन के बाद जब इसे 1 सीट मिली तो तब ये मुशर्रफ के भी ख़िलाफ़ हो गया और इसने दहशतगर्दी की अमरीकी जंग की मुखालफत भी शुरू कर दी। तो ये रिकॉर्ड है जो इसको अदालत में झूठ बोला इसने। अब अदालत जाने और ये जाने, ये हम अदालत के मसले पर कोई राय या मशवरा नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम प्रेस को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इसने अमरीकी जंग में पाकिस्तान को धकेले जाने की मुखालफत किस वक्त की थी। ये बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। और फिर उसी अदालत के अंदर कल हुई ये बयान देने के थोड़ी ही देर बाद इसने कहा कि हमने दहशतगर्दी की जंग जीती है। ये जंग नवाज शरीफ के दौर में जीती गई थी और पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर्स और दूसरे लोग, इसमें पुलिस, ये सब शामिल थे। उस जंग पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन ये वही जंग थी जो दरअसल उसी अमरीकी जंग जिसमें इमरान खान कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को धकेल दिया और मैं उसके ख़िलाफ़ था, तो उसी जंग का ये पार्ट 2 था। अगर ये उस जंग के ख़िलाफ़ था तो फिर ये क्रेडिट किस बात का ले रहा है कि हमने ये जंग जीती, जबकि इमरान खान की हुकूमत नहीं थी जब ये जंग जीती गई। इमरान खान का मसला कुछ और है और तालिबान का इसके साथ इत्तेहाद रहा है, और तालिबान के इत्तेहाद का एक सबूत ये है कि बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इमरान खान ने जो काम सबसे पहले की, उनमें एक ये था कि एहसानुल्लाह एहसान रिहा हो गया, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के कत्लेआम की खबरें जारी कर रहा था और उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा था, यानी उसका मेन मुलजिम था। और आपको याद होगा कि जब उसे रिहा किया गया तो तहरीक इंसाफ का एक गैर एलानिया तर्जमान अमजद शुएब रिटायर्ड साहब जो हैं, उसने टीवी पर बैठकर ये बयान दिया था, एहसानुल्लाह एहसान जो है वो बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस नहीं है। यानी उसकी सफाई दे रहे थे ये तहरीक इंसाफ के एंकर, मेज़बान, मेहमान तहरीक इंसाफ की सफाई दे रहे थे एहसानुल्लाह एहसान को रिहा करने के फैसले के हक़ में। और उसके बाद दूसरा हिस्सा इस पस मंज़र का ये है कि इमरान खान ने धरना दिया, कई महीनों तक धरना देने के बाद इसे नाकामी हुई, धरने से लोग उठकर चले गए, धरना खाली हो गया, और ये कह चुका था कि मैं मौत से पहले इस धरने से नहीं उठूँगा, और ये बात उसने एक मरतबा नहीं की, कई मरतबा की। और फिर जब ये धरने में कोई आदमी नहीं रहा सिवाय कंटेनर्स पर कुछ लोगों के, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी शामिल थी, सारी वहाँ पर नाच गाने में मसरूफ़ रहती थी, तो पब्लिक का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो इसने फिर धरने से उठने का बहाना ढूंढना शुरू किया। अब आगे क्या हुआ उस पर मैं कुछ नहीं कहता, आप भी कुछ ना कहें, लेकिन जो असल बात है वो उसका इल्म मुझे भी है, उसका इल्म आपको भी है कि APS का सानिया हुआ और इमरान खान को धरने से उठने के लिए एक माकूल बहाना मिल गया, फेस सेविंग इसकी हो गई। और नाजरीन, ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि जब ये सानिया हुआ और उस टीवी पर लम्हा लम्हा ख़बर आ रही थी, पूरी कौम सोग और सकते में थी, तो इमरान खान के साथी और पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत कंटेनर पर रक्स करने में मसरूफ़ थी, और ये उस वक्त भी इन लोगों की रहूनियाती सरगर्मियाँ पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। यानी सारी कौम एक तरफ थी और ये तहरीक इंसाफ की क़यादत और पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत वो खट्टक साहब की ज़ेर क़यादत बदस्तूर डांस कर रही थी। और जिस वक्त ये सानिया हुआ उस वक्त भी डांस जारी था, और सहने के बाद पूरा मुल्क कई दिन सोग में डूबा रहा। और इसने इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने एक और शादी कर ली धरना ख़त्म होने के बाद। तो ये इमरान खान का मामला है धरने के साथ और तहरीक तालिबान के साथ। तो इस पस मंज़र में आप गौर कीजिए कि जब इसने तहरीक तालिबान को बहाल करने और फ़आल करने का फ़ैसला किया तो उसके पीछे क्या मकासद थे। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया
کہ ایک पंडोरा बॉक्स खुलना था तमाम कलअदम तंजीमों को जो दहशत गर्दी में मुलव्वस रही हैं, किसी न किसी हवाले से फ़िरका वाराना या गैर फ़िरका वाराना या अमेरिका की जंग के हवाले से या किसी और हवाले से, उन सब को फिर बहाल करना ही पड़ना था, क्योंकि फिर उन्हें पाबंद रखने का कोई जवाज़ नहीं रहता। जब 80,000 को माफ़ी मिल सकती है, 80,000 को कत्ल करने वालों को माफ़ी मिल सकती है, तो फिर जिन लोगों ने 1200, 1500, 1000, 2000, 5000 कत्ल किए, तो उनको माफ़ी देना तो इससे भी ज़्यादा मुक़द्दम बन जाता है। तो बहरहाल अदालत में ये जो मामले का नोटिस लिया है, इसका एक बहुत मस्बत पहलू है। अगरचे बाद लोग एतराज़ कर रहे हैं, एतराज़ नहीं कर रहे, शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि ये अदालत ने ये अचानक वज़ीर आज़म को क्यों बुलवाया। भाई अचानक किसी भी वजह से बुलाया, उसके बहस नहीं, लेकिन इसका जो नतीजा है वो यही है कि दहशत गर्दों की वापसी का रास्ता जो है वो एक बंद करने की बड़ी कार्रवाई हो गई है। और नाज़रीन, इस कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक और रिमार्क बहुत ज़बरदस्त आया, जो एक किस्म का रहनुमा असूल है। अदालत ने कहा, जस्टिस काजी अमीन साहब ने, कि ये जो पंजाब में तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान 9 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो इस कमरा अदालत में मौजूद किसी भी आदमी से कम कीमती नहीं थे। यानी ये जो तासुर है कि पुलिस वाले मर जाएं तो कोई बात नहीं, ये तासुर की अदालत ने नफ़ी कर दी। और कमरा अदालत में कौन लोग मौजूद थे? जज साहिबान थे और वज़ीर आज़म इमरान खान था। मतलब ये है कि इस फिक्रे का तर्जमा ये बनता है सीधे साधे लफ्ज़ों में कि जान की कीमत उतनी ही है, चाहे वो वज़ीर आज़म की हो, चाहे वो किसी जज की हो, चाहे वो किसी पुलिस वाले की हो। और यही इस्लामी उसूल है कि इंसानी जान की कीमत है। और जब कुरान पाक में ये आता है कि जिसने एक इंसान को बेगुनाह कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अरबी में इंसान नहीं, नफ्स का लफ्ज़ है, और नफ्स का मतलब ज़ी रूह, और सियाक़ सबाक़ में उससे मुराद इंसान है। तो मतलब ये है कि कुरान पाक के मुताबिक एक इंसान की जान बिला वजह लेना ये पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और वहाँ एक इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी एक नफ्स का। ये नहीं कहा गया कि एक जज का कत्ल, एक जर्नैल का कत्ल, एक वज़ीर आज़म का कत्ल, एक ब्यूरोक्रेट का कत्ल, एक सरमायादार का कत्ल, एक खिलाड़ी का कत्ल, या एक किसी सेलिब्रिटी का कत्ल जो है वो इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ नहीं। एक इंसान, और एक इंसान में हर इंसान शामिल है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, काफिर है, गैर मुस्लिम है, और चाहे वो खरबोपति है, चाहे वो फ़कीर है, भीख मांगने वाला फ़कीर, उसकी जान भी उतनी ही कीमती है अल्लाह ताला की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, कुरान पाक की नज़र में। तो ये अदालत का ये जो असूल है, इसको अगर अदलिया मशर राह बना ले, मातहत अदलिया भी, तो ये रोज़ जो कत्ल के मुलज़म बरी हो जाते हैं, रियायत पाते हैं, और मकतूल के वारसीन जो धक्के खाते हैं, तो इस मकरूह सिलसिले को ख़त्म करने में मदद मिल सकती है जस्टिस काजी अमीन के इस रिमार्क्स की बुनियाद पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस मौजू को हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि जब अदालत में ये तकरीर करना शुरू कर दी, और बेहंगम किस्म की, एक बेरबत किस्म की, और ख़तरा था कि ये कहीं वहाँ जर्मनी और जापान की मुश्तरका सरहद पर कोई चीज़ न दरियाफ्त कर ले, तो अदालत ने इसे टोका और कहा कि मुतल्लका मामले पर रहें, इधर उधर की बातों में ना जाएं। तो इस टोकने पर बजाय ये कि ये माजरत करता, इसने चेहरे पर नागवारी के तस्सुरात बना लिए जो मीडिया वालों ने वहाँ देखे। और इसी अदालत के दौरान जो मकतूल बच्चों के, शहीद बच्चों के लवाहकीन थे, वो धाड़े मार मार कर रोते रहे। और एक बुज़ुर्ग खातून, जिसके कहा जाता है कि 2 बच्चे शहीद हुए थे, वो इमरान खान की तरफ बढ़ी और उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान की तरफ बढ़े। अभी गिरेबान तक पहुँचे नहीं थे कि सिक्योरिटी गार्डों ने फ़ौरन मुदाखलत की और उस औरत को वहाँ से हटा दिया, उस खातून को, उस बुज़ुर्ग खातून को वहाँ से हटा दिया। लेकिन उस औरत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कर इमरान खान को, या शायद किसी सिक्योरिटी गार्ड का धक्का लगा या क्या हुआ, ये अपनी कुर्सी पर जा गिरा। यानी ये इतना बुज़दिल आदमी है कि औरत, उस खातून के हाथ इसके गिरेबान तक पहुँचे नहीं थे, पहुँचने वाले थे कि ये डर गया। तो ये एक मुकाफ़ाती अमल है जो शुरू हो गई है। अब बातें हो रही हैं कि ये क्या इमरान खान जनरल राहील शरीफ पर और जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर केस चलाएगा, जिस तरह के ये नज़र आता है कि इस तरह का मुतालबा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है वो तो मुश्किल है, इस तरह का केस तो नहीं चलेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों के नाम सामने आ गए हैं, और आज से
8-10 साल पहले का दौर याद करें और अब देखें कि ये किस तरह एक मुकाफ़ाती अमल है। इनका नाम आ जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और लतीफ़ा, शर्मनाक लतीफ़ा कहिए कि जब ये इमरान खान अदालत के कमरे से निकल कर वापस जा रहा था तो सहाफ़ियों ने से मुसलसल पूछा कि क्या आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, यानी रहील शरीफ और ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई FIR काटेंगे? तो इसने जवाब नहीं दिया। जब सहाफ़ियों ने बार बार पूछा तो उसने कहा कि नवाज़ शरीफ से पूछें। यानी नवाज़ शरीफ से पूछने का या नवाज़ शरीफ का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? जब ये सानिया हुआ तो उस वक्त पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी और ये इस तरह के वाक़यात सूबाई हुकूमत की नाकामी होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नाकामी होते हैं, जिसकी तरफ अदालत ने भी इशारा किया कि हम नंबर 1 होने का दावा करते हैं लेकिन नताइज सिफर है। यानी उस मामले पर भी एक चश्मकुशा रिमार्क सामने आ गए, जो एक प्रोपेगेंडा इमरान खान की तरफ से किया जाता रहा कि हम तो है नंबर 1 है इंटेलिजेंस में। शेख रशीद के बयानात याद कीजिए, रोज़ाना एक बयान आता था। तो APS का जो सानिया है ये सर चढ़कर बोल उठा है। मुजरिम ज़िम्मेदार कटहरे में आते हैं, ये नहीं आते, ये तो एक अलग बहस है और ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो मुश्किल है, लेकिन वो तारीख़ के कटहरे में आ गए हैं। और नाज़रीन, तारीख़ का कटहरा जो है वो बड़ा बेरहम और शफाक होता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जस्टिस वक़ार सेठ की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के वो जो एक ख़ुसूसी यानी इस मसले पर जो एक अदालत बनाई गई थी, उसने फ़ैसला दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी जाए क्योंकि उसने आइन तोड़ा है, वो गद्दार है, मुस्तनद गद्दार है, तो उसकी सज़ा फांसी है, सज़ाए मौत है। और अगर वो उस वतन वापस नहीं आता और वहाँ ही मर जाता है तो उसकी लाश को फांसी दी जाए। इस अदालत को बाद में कलअदम कर दिया गया फ़ैसले समेत, यानी फ़ैसला भी कलअदम, अदालत भी कलअदम। लेकिन तारीख़ की पथरीली दीवार पर ये लोहे के खुदाई से ये हरफ कुंदा हो गए हैं जो जस्टिस वक़ार ने कहे। इनको अब कोई ताकत खुरच नहीं सकती। फ़ैसला कलअदम हो सकता है, अदालत कलअदम हो सकती है, लेकिन जो कुछ तारीख़ की दीवार पर लिखा गया है ये चिपक गया, ये उतरने वाला नहीं है। ताकतवर लोग अपने किसी साथी को बचा लेते हैं लेकिन तारीख़ उसे नहीं छोड़ती। नाज़रीन, इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।